सूत्री विभाजन अथवा कह लीजिए अंग्रेजी में माइटोसिस डिवीजन के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है, यानी अंत में आती है, सूत्री विभाजन में बताना है। तो इसका आंसर सही होगा पहला, टीलोफेज अवस्था सबसे अंत में आती है। सूत्री विभाजन को अंग्रेजी में माइटोसिस डिवीजन कहा जाता है और यह डिवीजन जनन कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में या सोमैटिक सेल में या कह लीजिए कि वेजिटेटिव सेल में होता है। और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। कब की? तो 1882 ईस्वी में की थी। और इसे 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इसमें प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था होती है और जो टीलोफेज होता है ये अंतिम अवस्था होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान या इस प्रक्रिया के होते हुए मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। जो मात्र कोशिका होती है उससे केवल 2 कोशिकाएं बनती हैं जो आकार, माप तथा संरचना में बिल्कुल समान होती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है। सभी पॉइंट अच्छे से समझते चलेंगे, किसी पॉइंट पर भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन या माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन में इसी प्रश्न को पूछा गया था। अब यहाँ पर सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन में पूछा गया है। तो आंसर होगा पहला, 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, बिल्कुल मां जैसी ही संतति कोशिकाएं 2 बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है, किस अवस्था में? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, विलंबित पूर्वावस्था में। आपको बता दें कि समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन या माइटोसिस सेल डिवीजन में विलंबित पूर्वावस्था यानी लेट प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला, केंद्रिका आदि संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं और इस समय कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये संरचनाएं दिखाई नहीं देती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? ऐसी कौन सी प्रावस्था है जिसमें गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देते हैं? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा लास्ट वाला, टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। मतलब जो सूत्री विभाजन है, जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, इसकी खोज किसने की? मैंने बताया था फ्लेमिंग ने। कब की? तो 1882 में बताया था। और इसकी 4 प्रमुख अवस्थाएं मैंने बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती हैं। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था होती है जबकि जो टीलोफेज होता है वो अंतिम अवस्था होती है। और टीलोफेज अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स निम्न की संरचना है, किसकी संरचना है? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा डी, गुणसूत्रीय युग्म। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये गुणसूत्रीय युग्म की संरचना है। बता दें कि पैचिटिन अवस्था में सिनेप्सिस के दौरान जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये संरचना बनती है और यहीं पर बाईवैलेंट आपस में जुड़ते हैं। जो बाईवैलेंट गुणसूत्र होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनिमय किसके मध्य होता है? जीन विनिमय किसके मध्य में होता है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, एक समजात जोड़े के 2 गैर सह क्रोमैटिडों के मध्य जीन विनिमय होता है। आपको बता दें कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर अंग्रेजी में कहा जाता है। ये घटना गुणसूत्र में समजात जोड़े के गैर सह क्रोमैटिडों के बीच में कुछ खंडों की अदला बदली की तरह से होती है, यानी कुछ खंड अदल बदल जाते हैं, एक का दूसरे में, दूसरा का दूसरे में लग जाता है और इसके बाद जीन पुनर्संयोजन होता है, यानी जेनेटिक रिकम्बिनेंट होता है और विविधता हो जाती है, वेरिएशंस उसमें बन जाते हैं। और यह घटना अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की फर्स्ट यानी पैचिटिन अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्रण व अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि समसूत्रण और अर्धसूत्रण हमेशा
किसकी उपस्थिति में संदर्भ में भिन्न होते हैं? किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं बताना है। आंसर सही होगा सी, युगली। युगली यानी जोड़े की उपस्थिति में। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण में प्रोफेज के फर्स्ट जाइगोटीन प्रावस्था में बाइवैलेंट, और बाइवैलेंट को युगली कहा जाता है, बनते हैं, जो कि समसूत्रण में नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है, किसमें समसूत्री विभाजन होता है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, दोनों अर्धगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीएनए पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील होता है, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, एस अवस्था में सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए द्विगुणन या डिप्लेशन या रेप्लिकेशन में भाग लेने वाला प्रमुख एंजाइम होता है। क्योंकि ये जो डीएनए है, इसका द्विगुणन कोशिका चक्र की एस अवस्था में होता है, इसीलिए यह एंजाइम इस अवस्था में सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती? ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं इन चारों में से जो कभी भी एस प्रावस्था में नहीं जाती या प्रवेश नहीं करती हैं? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं कभी भी एस प्रावस्था में नहीं जाती हैं। यानी मनुष्य की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये भ्रूणी अवस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद कभी भी विभाजित ही नहीं होती हैं, अर्थात एस प्रावस्था में नहीं जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, G1 और G2 अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी कोशिका चक्र की चार प्रमुख प्रावस्थाएं जो हैं, G1, S, G2 तथा M, जिसमें M को विभाजन अवस्था कहा जाता है, और अन्य तीनों अवस्थाएं यानी G1, S और G2 इंटरफेस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए संश्लेषित होता है, किस अवस्था में या किस फेज में? हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। आंसर सही होगा पहला, G1 फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में इंटरफेज में फिर खाली स्थान है, चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं ये आप कह सकते हैं। आंसर सही होगा इसमें डी, ये सभी चरण पाए जाते हैं। यानी G1 फेज, S फेज और G2 फेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा यदि प्रवेश करेगी, किस अवस्था में, किस फेज में? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर होगा M फेज में, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको बताते चलें कि इंटरफेज यानी G1, S और G2 फेज जो होता है, अथवा कह लीजिए कि अंतरावस्था के समापन पर कोशिका माइटोटिक प्रावस्था या M फेज में प्रवेश करती है, और इस फेज में कोशिका का वास्तविक विभाजन या कह लीजिए कि सूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की जड़ कोशिकाएं द्विगुणित या 2n होती हैं, तो G2 के अंत में डीएनए की मात्रा कितनी होगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, 4n होगी, 4n। कोशिका विभाजन में तर्क निर्माण नियंत्रित करते हैं। कोशिका विभाजन में तर्क निर्माण कौन कंट्रोल करते हैं? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, कैल्शियम तथा प्रोटीन। यानी जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन के समय तर्क उपकरण जो होता है, स्पिंडल ऑपरेटस जो होता है, ये संरचना जो बनती है, इसकी सहायता से गुणसूत्र जुड़कर अलग अलग ध्रुवों पर व्यवस्थित होते हैं या जाते हैं, और तर्क निर्माण में मुख्यतः प्रोटीन और कैल्शियम भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कोशिका जो लघुकरण विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन भुगतती है कही जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, मियोसाइट अवस्था होती है। यानी कोशिका
जो लघुकरण विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भुगतती है उस कोशिका को मियोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण तथा कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें कौन डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है? टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, फॉलिक एसिड जरूरी होता है। फॉलिक एसिड विटामिन बी समूह का एक विटामिन होता है और यह विटामिन डीएनए संश्लेषण, कोशिका विभाजन और लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी होता है और इसकी कमी से एक प्रकार का एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर का कार्य है। सेंट्रोमियर का कार्य क्या है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, क्रोमोसोम का द्विगुणन सेंट्रोमियर का कार्य होता है। बताते चलें कि सेंट्रोमियर का मेन कार्य, प्रमुख कार्य क्रोमोसोम का द्विगुणन या डुप्लीकेशन होता है और यह कोशिका विभाजन जो होता है उसके समय 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय 2 भागों में बढ़ जाता है और डीएनए द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की एस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? एस अवस्था में होता है। जबकि जो क्रोमोसोम का द्विगुणन है इसके बाद कोशिका विभाजन के समय एनाफेज अवस्था में होता है, यानी कि एम फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिसजंक्शन संदर्भित करता है क्या? ऑप्शन सही होगा इसमें पहला, एनाफेज फर्स्ट के दौरान समजात गुणसूत्रों का अलगाव ये प्रदर्शित करता है। बताते चलें कि कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन में वियोजन यानी डिसजंक्शन जो होता है ये एनाफेज फर्स्ट के दौरान समजात गुणसूत्रों मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के अलगाव या सेपरेशन को दिखाता है और इस प्रावस्था में युग्मन या सिनेप्सिस के साथ जो गुणसूत्र आते हैं यानी आए गुणसूत्र प्रतिकर्षण बल के कारण विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। कुल मिलाकर के इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वे विपरीत ध्रुवों पर खींचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है ध्रुवों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं? किसके अंडक में लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर सही होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी उभयचर में भी, सरीसृप और पक्षी में भी, कीट और तारामीन में भी लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। बता दें कि स्तनधारियों को छोड़कर जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, उनको छोड़कर अधिकांश जानवरों जैसे सरीसृप, पक्षी, उभयचर तथा अकशेरुकी प्राणी वे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है। तो अकशेरुकी प्राणियों जैसे कीट है, तारामीन है, इनमें लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के समय क्रोमोसोम के जीन में सक्रिय प्रतिलेखन या कहिए कि रेप्लिकेशन के बाद लैंप ब्रश क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीडीके एंजाइम का उपयोग होता है। सीडीके एंजाइम का उपयोग क्या होता है? तो सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ये एंजाइम होता है और इसका उपयोग होता है किसमें? ऑप्शन सही होगा पहला, कोशिका चक्र के नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों को गिना जा सकता है इस पर, किस पर गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्वावस्था, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, गुणसूत्रों को मेटाफेज अवस्था में गिना जा सकता है। यानी सबसे अच्छी अवस्था मेटाफेज अवस्था होती है गुणसूत्रों को गिनने की और इसमें सारे गुणसूत्र इक्वेटर पर एक कतार में आ जाते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को कोशिका विभाजन के सभी क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आए हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।